चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक स्पोरोफाइट। लास्ट लेक्चर तक हमने ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन पढ़ा था। रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया रेस्पेक्टिवली मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स बनते हैं जो पानी में तैरते हुए आर्चिगोनिया की नेक तक पहुंचते हैं। वहां नेक कैनाल सेल डीजनरेट हो जाती है और म्यूसिलेज रिलीज करती है, जिसके कारण म्यूसिलेज वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो एक फोर्स जनरेट होता है जिससे एंथ्रोजोइड्स अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में स्पोरोफाइट कैसे बनता है उसकी बात हम आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है उसके बारे में दो तीन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक तो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड जनरेशन होती है। इट इज द डिप्लॉइड जनरेशन। दूसरा, स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली या पार्शियली डिपेंडेंट रहता है गैमेटोफाइट पे। पर चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, हिपेटिकोप्सिडा हो या फिर मान लो एंथोसेरोटॉप्सिडा हो या ब्रायोप्सिडा हो, स्पोरोफाइट मदर प्लांट से सेपरेट नहीं होता, उसी से जुड़ा रहता है, अटैच्ड टू गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से अटैच रहता है, यानी कि मदर प्लांट के साथ अटैच्ड रहेगा। ठीक है। स्पोरोफाइट में तीन पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है फुट, एक कहलाता है सीटा और एक कहलाता है कैप्सूल। अब ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पोरोफाइट पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों पार्ट्स में से कौन से पार्ट होंगे और कौन से पार्ट नहीं होंगे। तीन पार्ट्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद में स्पोरोफाइट है वो स्पोर फॉर्मेशन से रिलेटेड है, स्पोर बनाता है। इट मे बी कंप्लीटली और सेमी पैरासाइट। ये कंप्लीटली या सेमी पैरासाइट होता है। अब मैं आपको एक बार रिक्सिया के अंदर स्पोरोफाइट बनने का तरीका बता देता हूं, किस तरीके से रिक्सिया के अंदर स्पोरोफाइट बनता है। रिक्सिया, ये मान लीजिए कि रिक्सिया की आर्चिगोनिया है और इस आर्चिगोनिया में यहां पर एग है, बाकी एक बार छोड़िए। और ये है वेंटर पार्ट, ये जैकेट है, बट नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? वेंटर कहलाता है। अब एक मेल गैमिट है, एंथ्रोजोइड है। रिक्सिया का एंथ्रोजोइड है वो स्पाइरली ऐसे कोइल्ड होता है, ये कोइल्ड तरीके का ऐसा सा होता है। ये आता है, आएगा और वेंटर तक कैसे भी पहुंचेगा और फिर उसके बाद में इसके साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? 2n जाइगोट बना। अब कहानी की शुरुआत तो 2n जाइगोट से ही होगी है। ये बन गया हमारे पास में 2n जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट को ऊस्पोर भी कहते हैं, ऊ स्पोर। जाइगोट इज ऑल्सो नोन एज ऊस्पोर, राइट। जब जाइगोट बन जाता है
तो जो वेंटर वाला पार्ट है, वेंटर पार्ट, ये जाइगोट को दोनों तरफ से ऐसे प्रोटेक्शन देना चालू कर देता है, दोनों तरफ से, और इससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है जिसका नाम है कैलिप्ट्रा। जाइगोट के अंदर अब माइटोसिस डिविजन्स होंगे, माइटोसिस, और माइटोसिस डिवीजन होंगे तो जाइगोट से दो सेल्स बनेंगी, दो सेल्स, ठीक है, और साथ ही साथ साइड वाली जो सेल्स हैं वो अब इसे प्रोटेक्शन देते हुए इस तरीके से एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करना चालू कर देती है, ऐसे करके, और जाइगोट बन रहा है वेंटर के अंदर ऐसे। ऊपर से आर्चिगोनिया की जो नेक है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका तो कोई मतलब नहीं है, दो सेल्स बन गई। अब इसके बाद में दो सेल से चार सेल बनेंगी, तो ये जाइगोट है, और इस जाइगोट में पहला डिवीजन ऐसे हो गया था, दूसरा डिवीजन ऐसे होगा, और चार सेल का एक स्टेज बनता है, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। चार सेल का क्वाड्रेंट स्टेज बनता है। क्वाड्रेंट स्टेज बनते बनते कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन अच्छा सा हो जाता है, इस तरीके से ये अब कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हो गया। ये ऐसे कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हो गया। इस स्टेज को बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज, ठीक है। क्वाड्रेंट स्टेज के बाद में ऑक्टेंट स्टेट आती है, यानी कि 8 सेल बनेंगी, 8 सेल्स, और जब 8 सेल्स बन जाती है तो 8 सेल के बनने के साथ साथ, जैसे ये तो हो गई 4 सेल्स और ये बन गई 8 सेल्स, 8 सेल्स, 8 सेल्स बनने के साथ साथ एक और लेयर का निर्माण होता है, और इसे कहते हैं एम्फीथीशियम। इस लेयर को कहते हैं एम्फीथीशियम, और बाकी इसके चारों तरफ कैलिप्ट्रा है वो बना हुआ होता है। इस स्टेज को कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। 8 सेल की स्टेज है। इस स्टेज के दौरान ये जो एक लेयर बनी है इसे कहते हैं एम्फीथीशियम, एम्फीथीशियम, और अंदर वाली जो सेल्स हैं इन्हें कहते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। अब यहां पर जो एंडोथीशियम है ये एंडोथीशियम बनाती है स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल से बनेंगी स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स। और स्पोर मदर सेल्स कैसी होती है? 2n होती है, ये लिख लीजिए आप, स्पोर मदर सेल्स बनती है। स्पोर मदर सेल्स है वो 2n होती है, इनके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस, और मियोसिस डिवीजन होने से बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये आगे जाकर के न्यू प्लांट्स बनाएंगे, न्यू प्लांट्स।
ये तो बात हो गई एंडोथीशियम की, देखिए ध्यान से आराम से, ये तो एंडोथीशियम की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे एपिथीशियम की, एम्फीथीशियम की। एम्फीथीशियम लेयर है, ये बनाती है जैकेट लेयर, जैकेट लेयर, यानी कि ये स्टेराइल लेयर बना लेगी, जैकेट लेयर बन जाएगी। एक तो इतनी चीज क्लियर हुई। अब उसके बाद ये तो डेवलपमेंटल स्टेजेस है। अब आपके सामने एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि एम्फीथीशियम लेयर कैसे बनी। ये जो आपको 4 सेल का क्वाड्रेंट स्टेज दिख रहा है ना, इस क्वाड्रेंट स्टेज के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल डिविजन्स। अब आप सोचेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। यदि इस सेल के अंदर ऐसा डिवीजन हो जाए, ऐसा, इसे कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी अलोंग विथ सरफेस या पेरिफ्री, पैरेलल टू पेरिफ्री, पैरेलल टू सरफेस और पेरिफ्री। पेरिफ्री के पैरेलल या सरफेस के पैरेलल होता है, उसको पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो फिर आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा फिर कि अगर ऐसी सेल है और इसके अंदर ऐसा डिवीजन हो जाए परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो इसे क्या कहेंगे, एंटीक्लाइनल डिवीजन। ये डिवीजन कहलाता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। और एंटीक्लाइनल डिवीजन कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है ये। तो जो क्वाड्रेंट स्टेज है उनकी सेल्स में ऐसे डिवीजन होगा, ऐसे ऐसे डिवीजन होगा, तो इसके कारण लेयर बन गई ना बाहर की साइड में एक, इसे एम्फीथीशियम लेयर कहते हैं। ये हो गया हमारे पास में रिक्सिया के अंदर स्पोरोफाइट बनने की स्टेजेस। अब रिक्सिया का जो फाइनल स्पोरोफाइट होता है वो कैसे दिखता है उसकी अपन बात करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जाइगोट होगा उस जाइगोट के अंदर ट्रांसफर डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। जब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो इससे 2 सेल बनेगी, 2 सेल स्टेज, पीछे बनाई थी। 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज बनेगी और 4 सेल्स से 8 सेल्स स्टेज बनेगी, 8 सेल्स। 8 सेल स्टेज के बाद अब यहां से पेरिक्लाइनल डिवीजन हो चुका है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। और पेरिक्लाइनल डिवीजन से फॉर्मेशन होता है एम्फीथीशियम का, एम्फीथीशियम। ये एम्फीथीशियम है वो आउटर रहती है, आउटर होती है, आउटर लेयर है। और जो एंडोथीशियम है ये इनर होती है, आउटर एंड इनर। रिक्सिया के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये तो फॉर्मेशन करेगी जैकेट का और ये एंडोथीशियम है वो स्पोरोजिनस टिश्यू का। नाउ फाइनली रिक्सिया का स्पोरोफाइट कैसा होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये वेंटर पार्ट है और अब इस वेंटर पार्ट से कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वेंटर है उसी के अंदर कैप्सूल बन जाता है वो, क्योंकि इसमें फुट और सीटा तो एब्सेंट होते हैं। तो ये तो हो गया, ये स्पोर टेट्राड हैं,
क्योंकि स्पोर मदर सेल हैं वो अंडरगो मियोसिस हुई थी, ये तो बन गए स्पोर के टेट्राड्स। ऐसे करके, और इसके चारों तरफ कैलिप्ट्रा, प्रोटेक्टिव लेयर भी तो होनी चाहिए ना, तो ये बन जाती है एक प्रोटेक्टिव लेयर। ये कैलिप्ट्रा है। कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा कहां से बनती है? फॉर्म्ड बाय वेंटर, वेंटर से बनती है, और अंदर वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा कैप्सूल होता है। रिक्सिया का स्पोरोफाइट मोस्ट सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है। अब इस स्पोरोफाइट के फीचर्स देखो आप। पहला पहला फीचर है फुट एंड सीटा एब्सेंट होते हैं, फुट एंड सीटा इसमें नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि ये स्पोरोफाइट थैलस के अंदर धंसा हुआ रहता है, इम्बेडेड इन थैलस, ये थैलस के अंदर धंसा हुआ रहेगा, इम्बेडेड इनटू थैलस। तीसरा, इस स्पोरोफाइट के अंदर स्टेराइल टिश्यू एब्सेंट होता है, स्टेराइल टिश्यू कंप्लीटली एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट, पूरी तरीके से स्टेराइल टिश्यू है वो एब्सेंट हो रहा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस देखिए, एक्सेप्शंस क्या है? स्टेराइल टिश्यू एब्सेंट है, इसका एक्सेप्शन देखते हैं। रिक्सिया की दो स्पीसीज है, एक का नाम है रिक्सिया क्रिस्टलिना, क्रिस्टालिना, रिक्सिया क्रिस्टालिना एक ही स्पीसीज है। इस स्पीसीज के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं, कुछ स्पोर मदर सेल का अबॉर्शन हो जाता है। सम स्पोर मदर सेल्स अंडरगो अबॉर्शन, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि रिक्सिया क्रिस्टिलाना के अंदर जितनी स्पोर मदर सेल थी, सारी की सारी स्पोर नहीं बना पाई, कुछ की डेथ हो गई। जबकि नॉर्मल रिक्सिया की जो अदर स्पीसीज होती है, उस अदर स्पीसीज के अंदर सारी स्पोर मदर सेल से स्पोर बन जाते हैं। तो ये हो गया रिक्सिया के स्पोरोफाइट के बारे में सिंपल बातें। और बात करते हैं, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं स्पोर रिलीज कैसे होगा, स्पोर रिलीज की। सो नोट डाल के लिख लेना, देयर इज नो स्पेशल मैकेनिज्म, नो स्पेशल मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल, देयर इज नो स्पेशल मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल, कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है। तो कैसे स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा? ऐसे होगा, देखो जैसे ये थैलस है, और थैलस के अंदर यहां पर धंसा हुआ है स्पोरोफाइट, ये कैप्सूल, और इस कैप्सूल के अंदर ये है स्पोर्स, ठीक है। अब ये जो थैलस है वो डेस्ट्रॉय होगा, डेस्ट्रॉय, जब ये थैलस डेस्ट्रॉय होता है तब जाकर के ये स्पोर्स हैं वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के नया प्लांट बनाते हैं, न्यू प्लांट्स। इसका मतलब देयर इज नो स्पेशल मैकेनिज्म
और स्पोर डिस्पर्सल इन द रिक्सिया, बस वो रिक्सिया ऐसे समझो कि जो थैलस होता है ना, उसके अंदर धंसा हुआ होता है कौन, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जब उसके अंदर धंसा हुआ रहता है तो जब तक थैलस नहीं टूट जाता तब तक स्पोरोफाइट है वो स्पोर रिलीज नहीं कर पाएगा। बस ये इतनी सी सिंपल मैकेनिज्म है। तो ये तो बात होगी अपनी रिक्सिया के बारे में। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं मार्केंशिया की। मार्केंशिया, पहले तो कुछ चीज याद दिला देता हूं। मार्केंशिया के अंदर जो स्पोरोफाइट्स बनेंगे वो बनेंगे आर्चिगोनियोफोर के ऊपर जो डिस्क है उस डिस्क पर उल्टी लटकी हुई आर्चिगोनिया से, यदि याद हो तो। इस तरीके से आर्चिगोनियोफोर होता है और उस आर्चिगोनियोफोर पे ऐसे उल्टी लटकी हुई आर्चिगोनिया होती है। इनके अंदर जाइगोट है, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये आर्चिगोनिया जितनी भी है ये उल्टी ऐसे लटकी हुई है। याद आई गया होगा ऐसे, ठीक। अब अपन सिंपल बात करते हैं, एक आर्चिगोनिया की बात कर लेते हैं। इस आर्चिगोनिया में जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है तो जाइगोट में एक 3 सेल की फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती है। ये एक सेल, ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल, ये 3 सेल। ये है 3 सेल का फिलामेंटस एम्ब्रियो, 3 सेल्ड फिलामेंटस एम्ब्रियो, 3 सेल्ड फिलामेंटस एम्ब्रियो। तो एक सवाल तो यही पकड़ लो आप, क्या पता पूछ ले कि 3 सेल्ड फिलामेंटस एम्ब्रियो कौन से ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, तो ये हो सकता है। या ऐसे ही पूछ ले कि भाई ब्रायोफाइटा के मार्केंशिया के अंदर एम्ब्रियो कितने सेल का होता है, 3 सेल्ड 4 सेल्ड, इस तरीके से ये सवाल भी एक पूछा जा सकता है ना। 3 सेल का स्टेज बन जाएगा। उसके बाद में देखिए, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, सॉरी स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा, तो स्पोरोफाइट इस तरीके से एक छोटा सा तो फुट बनाएगा, ये तो है फुट। और उसके बाद ये एक छोटा सा बनता है सीटा, छोटा सा सीटा, और बनता है एक बड़ा सा कैप्सूल ऐसे, ये कैप्सूल। वेंटर पार्ट से कुछ प्रोटेक्टिव लेयर इस तरीके से निकलेगी जिसको अपन कैलिप्ट्रा बोल रहे हैं। ये वेंटर पार्ट से क्या निकल गई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये 2n तो होता ही है, डिप्लॉइड 2n होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू अब डिफरेंशिएट होता है 2 टाइप की सेल्स में। एक तो होती है स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स, ये 2n होती है। और इन 2n स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाता है, मियोसिस। और जब इसमें मियोसिस हो जाता है तो मियोसिस से हैप्लोइड स्पोर्स बन जाएंगे और टेट्राड की फॉर्म में रहेंगे। ये तो चलो कोई बात नहीं, टेट्राड बन जाते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की अधिकतर सेल इस तरीके से रहती है,
लेकिन कई सारी सेल्स जो हैं वो नर्स सेल बन जाती हैं, नर्स सेल्स, और ये 2n की 2n ही होती है, नर्स सेल्स। अब ये जो नर्स सेल्स हैं वो नर्स सेल कन्वर्ट हो जाती हैं इलेटर के अंदर, इलेटर्स में। ये इलेटर्स जो होते हैं वो भी 2n ही होते हैं। इलेटर्स हैं, इधर वाला जो पोर्शन है मतलब नर्स सेल बोल दीजिए या इलेटर्स बोल दीजिए, ये स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल। इनका कोई सेंस है नहीं, मतलब स्टेराइल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट इनका अलग उपयोगिता है, वो अपन अभी देख लेते हैं। इस कैप्सूल के अंदर ये तो है स्पोर टेट्राड, ठीक है, ये तो रहे स्पोर के टेट्राड्स, किसने बनाए, स्पोर मदर सेल ने बनाए। और अब यहां पर कुछ इलेटर्स भी पाए जाते हैं ऐसे, ये लंबे लंबे इलेटर्स हैं। इन इलेटर्स के ऊपर थिकनिंग पाई जाती है सेल्यूलोज की। तो अपन एक काम करते हैं, ये तो हो गया कैप्सूल, कैप्सूल, ये हो गया स्पोर टेट्राड, और ये हो गया इलेटर। ठीक है, इलेटर कैसे बने समझ में आया आपको? स्पोरोजीनस टिश्यू है, उसी की कुछ सेल्स है वो इलेटर्स बनाती है, और कुछ सेल्स है वो स्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। एक इलेटर की स्ट्रक्चर बताता हूं आपको मैं, इस तरीके की लंबी सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और इलेटर्स 2n होते हैं। इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको सेल्यूलोज की थिकनिंग पाई जाएगी, ये सेल्यूलोज की थिकनिंग है। सेल्यूलोज बाई नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो जब ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये इलेटर्स हैं वो फूलेंगे, और जब ये फूलेंगे तो अंदर से प्रेशर डेवलप होगा, ये कैप्सूल फट जाएगा और फटने से स्पोर्स रिलीज होंगे। तो ये हो गया एक इलेटर है उसकी स्ट्रक्चर। अब उस इलेटर की स्ट्रक्चर के अंदर समझते हैं चीज। इलेटर के ऊपर ये थिकनिंग बैंड्स कहलाते हैं, थिकनिंग बैंड्स। थिकनिंग बैंड्स किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के, सेल्यूलोज। थिकनिंग बैंड्स का क्या मतलब काम है, क्या रोल है, दे आर हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। ये जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ये करते हैं वाटर एब्जॉर्ब। वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो स्पोर रिलीज होगा, हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर डिस्पर्सल के अंदर हेल्प हो जाती है। तो बस ये हो गया हमारे पास में मार्केंशिया के स्पोरोफाइट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवा देता हूं। स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता है, तो उस समय जो ये सीटा है ना, ये सीटा वाला पार्ट इलोंगेट होगा, सीटा लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो ये पूरा कैप्सूल दिख रहा है ना, ये कैप्सूल नीचे की तरफ आएगा और कैलिप्ट्रा को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। कैलिप्ट्रा टूटेगा, फिर बाद में ये इलेक्टर्स वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, कैप्सूल फट जाएगा, स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। तो कुछ बातें हैं वो लिख लेते हैं अपन, जैसे इलेक्टर्स 2n होते हैं वो लिख दिया। उसके बाद में जो फुट होता है उसकी कुछ खास बात, ये फुट स्पोरोफाइट को डिस्क के अंदर लटका के रखता है, जो आर्चिगोनियोफोर के ऊपर डिस्क है ना, सो इट एंकर्स द स्पोरोफाइट इनटू डिस्क, डिस्क के अंदर लटका के रखता है फुट। फिर दूसरी बात, जो सीटा है
उसका क्या काम है? सीटा पहले तो शॉर्ट होता है, शॉर्ट, लेकिन बाद में इलोंगेट हो जाता है, शॉर्ट। एट मैच्योरिटी इलोंगेट्स, ये इलोंगेट होता है। जब ये इलोंगेट होता है तो कैप्सूल बाहर आ जाता है, कैप्सूल कम्स आउट ऑफ कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा से कैप्सूल बाहर आ जाता है। जब कैप्सूल बाहर आ जाता है तो कैप्सूल वॉल रप्चर होती है, और जब कैप्सूल वॉल रप्चर होती है तो स्पोर रिलीज हो जाते हैं। तो सीटा हेल्प कर रहा है स्पोर रिलीज होने में भी। फिर उसके बाद एक स्पीसीज है जिसका नाम है मार्केंसिया पॉलीमोर्फा। मार्केंसिया पॉलीमोर्फा के कैप्सूल में 3 लाख स्पोर्स होते हैं, 3 लाख स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मार्केंसिया पॉलीमोर्फा के कैप्सूल के अंदर। सो बहुत ज्यादा नंबर में ये होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मार्केंसिया के कैप्सूल के बारे में। अब बात करते हैं पेलिया के कैप्सूल की। पेलिया, पेलिया का जो कैप्सूल है उसकी खास बात, ये कैप्सूल हो गया और ये फुट हो गया, सॉरी सीटा हो गया, और ये फुट हो गया। फुट, सीटा और ऊपर वाला पार्ट कैप्सूल। फिर इनके चारों तरफ ये हो गया हमारे पास कैलिप्ट्रा। खैर कैलिप्ट्रा के ऊपर एक बार ध्यान मत दो आप, जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देना है, ये जो कैप्सूल का बेसल पार्ट है, इस बेसल पार्ट में इलेक्ट्रोफोर्स रहते हैं। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कि बेसल पार्ट में इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोफोर्स इन बेस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के बेस में इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं। एंड दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेलिया। पेलिया का करेक्टरिस्टिक फीचर है इलेक्ट्रोफोर्स है, वो बेस ऑफ कैप्सूल के अंदर पाए जाते हैं। नाउ फुट सीटा प्रेजेंट होते हैं, बेसल इलेक्ट्रोफोर्स हैं, वो करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। और डिस्पर्सल कैसे होता है, या डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब होता है रिलीज होना। डेहिसेंस सेम लाइक मार्केंसिया, सेम लाइक मार्केंसिया, यानी कि इसका सीटा की लेंथ बढ़ेगी, सीटा की लेंथ बढ़ेगी तो कैप्सूल पूरा बाहर निकल आएगा। बाकी ये सारे स्पोर टेट्राड्स हैं, उनके ऊपर मतलब वो ज्यादा जरूरी नहीं थे, ये इलेक्ट्रोफोर्स हैं वो ज्यादा जरूरी है। स्पोर टेट्राड्स, ये स्पोर टेट्राड है। बस ये हुआ अपने पास में। अब पेलिया के बाद नेक्स्ट जो है वो है पोरेला। पोरेला,
पोरेला में भी सिंपल चीजें देखनी है। ये पोरेला का कैप्सूल और इस कैप्सूल के बाहर जैकेट लेयर्स पाई जाती हैं। और ये इसका फुट है, ये सीटा पार्ट है और ऊपर वाला कैप्सूल आपको पता ही है। इसमें ये तो है स्पोर टेट्राड्स और इसके साथ ये हैं इलेटर्स। और ये रहा कैलिप्ट्रा। ऐसे कैलिप्ट्रा हो गया, छोड़ो। इसके जो इलेटर्स हैं, इन इलेटर्स पर भी सेल्यूलोज के बैंड्स पाए जाते हैं। इनके इलेटर्स कुछ इस तरीके के होते हैं। ऐसे ये तो इलेटर है। अब पोरेला के अंदर क्या खास बातें हैं? पोरेला के अंदर डेहिसेंस की जो मैकेनिज्म है वही खास है। कैसे? एक तो इनके अंदर पेरियंथ पाया जाता है। इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है कैलिप्ट्रा के बाहर, लीफ लाइक, इसे बोलते हैं पेरियंथ। पेरियंथ। और इनके जो इलेटर्स हैं वो जर्किंग मूवमेंट करते हैं। जर्किंग मूवमेंट। जर्किंग मूवमेंट का मतलब हो गया धीरे धीरे खिसक खिसक के आगे चलना। ऐसे जर्किंग मूवमेंट है वो हेल्प करती है स्पोर डिस्पर्सल में। स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करती है। तो ये है अपने पास में पोरेला के बारे में। फिर पोरेला के बाद फ्रूलेनिया। फ्रूलेनिया। फ्रूलेनिया में ज्यादा कुछ नहीं है। ऑल सेम एज पोरेला। एक तो जैसा का जैसा पोरेला में है, लगभग सारी चीजें वैसी की वैसी है, बस खाली एक चीज में डिफरेंस आएगा। आपको पता गुलेल क्या होती है? उस गुलेल के जैसी मैकेनिज्म से स्पोर डिस्पर्सल होता है। कैसे होता है देखो, इनके जो इलेटर्स होते हैं, ये इलेटर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इलेटर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे दबेंगे, तो जैसे गुलेल के अंदर खींचते हैं अपन, और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण स्लिंग लाइक एक्शन प्रोड्यूस होता है। स्लिंग लाइक एक्शन। और ये जो स्लिंग लाइक एक्शन है, इससे स्पोर कैप्सूल के बाहर आते हैं। स्पोर्स कम आउट ऑफ कैप्सूल। स्पोर्स जो है वो कैप्सूल से बाहर आ जाते हैं। तो ये फ्रूलेनिया के बारे में इतनी बात है। फिर उसके बाद एक वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंथोसिरोज।
एंथोसिरोज और नोटोथाइलस के बारे में आप तो कैरेट वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। गाजर होती है ना, गाजर के बीच में एक लकड़ी निकलती है जो खाने लायक नहीं होती है, वैसा एक कोल्यूमेला स्टेराइल पार्ट होता है, बहुत लंबा सा स्टेराइल पार्ट होता है, उसमें 16 लेयर्स बनी होती है, सेल्स की वर्टिकल लेयर्स प्रेजेंट होती है। देखिए बात करेंगे, अगर अपन एंथोसिरोज के स्पोरोफाइट की बात करें तो इसके स्पोरोफाइट में एक तो सेंटर में इस तरीके से ये कॉल्यूमेला है, ये मेरे से 3 लेयर बनी है, ऐसी 16 लेयर होती है, 16 लेयर्स। देर आर 16 लेयर्स, ये तो सेंट्रल पार्ट है। फिर उसके बाद ये थैलस है, ये है फुट, ये सीटा पार्ट है, बहुत छोटा सा रहता है। और उसके बाद ये देखो यहां पर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, ये सारी की सारी स्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये स्पोर मदर सेल्स है। अब आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, जैसे मान लो हमने इतनी दूरी पे स्पोर मदर सेल्स बना ली, ठीक है, ये ऐसे स्पोर मदर सेल्स ऊपर से धीरे धीरे करके स्पोर्स बनाएगी, और इलेटर्स यहां पर शूडो इलेटर्स होते हैं, ये तो हैं स्पोर्स। जैसे आप समझ के देखिए कि अपने पास में मान लो बहुत सारी ऐसे सेल्स हैं, उनमें से ऊपर की सेल्स हैं, पहले वो स्पोर्स बनाएंगी, फिर धीरे धीरे करके नीचे वाली सेल्स बनाएंगी, और ये तो हो गए स्पोर्स। और जो इलेटर्स होते हैं यहां पे वो स्यूडो इलेटर्स कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सेल्यूलोज की थिकनिंग नहीं होती। तो अब मैं आपको बताता हूं, ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस किसकी? स्पोरोफाइट की। इस एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा विथ गार्ड सेल्स प्रेजेंट, स्टोमेटा गार्ड सेल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये है शूडो इलेटर्स, शूडो इलेटर्स। शूडो इलेटर्स क्यों होते हैं वो अपन बाद में बात करेंगे। ये इनर सेल्स हैं स्पोरोफाइट की, और इन इनर सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इनर सेल्स, इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है। फिर स्यूडो इलेटर्स के बाद में ये है स्पोर्स, ये हो गया स्पोर मदर सेल्स, ये हो गया कॉल्यूमेला,
कोल्यूमेला। सीटा लिखा हुआ है, सीटा जो है वो वेरी स्मॉल, और ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बस बाकी तो जो दिख रहा है वो है सारा का सारा। तो ये तो हो गई एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर। ये हॉर्न के जैसा होता है, इलोंगेटेड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें अपन एक बार सीटा को एब्सेंट दिखा रखा है, ये एब्सेंट मान लेते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, स्पोरोफाइट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं। एक तो फुट प्रेजेंट होता है और एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है। फुट प्रेजेंट, कैप्सूल प्रेजेंट, सीटा एब्सेंट, और सीटा की जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट। ये इतनी बात हो गई हमारे पास में रिगार्डिंग स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस। और बात कर लेते हैं आगे। इनके अंदर जो इलेटर्स होते हैं, ये इलेटर्स के ऊपर थिकनिंग नहीं पाई जाती। जैसे ये इलेटर्स है और इन इलेटर्स के ऊपर थिकनिंग एब्सेंट है। जब इनके ऊपर थिकनिंग एब्सेंट होती है तो इनको सूडो इलेटर्स बोलते हैं, सूडो इलेटर्स। एंथोसिरोस के अंदर सूडो इलेटर्स पाए जाते हैं, ध्यान रखें, एंथोसिरोस में सूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। अब इस एंथोसिरोस के सूडो इलेटर्स के बाद में कोल्यूमेला बहुत लंबा होता है, इसके अंदर लॉन्ग कोल्यूमेला। अपन वहां भी लिख लेते हैं, कुछ नहीं जाता, कि इस कोल्यूमेला के अंदर 16 वर्टिकल सेल्स की लेयर होती है, 16 वर्टिकल लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, सो 16 वर्टिकल लेयर्स ऑफ सेल्स, सेल्स की 16 वर्टिकल लेयर्स होती हैं। ये बता दिया मैंने आपको कि एपिडर्मिस है, उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो सेमी पैरासाइट होता है नेचर में, ये सेमी पैरासाइट। अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, छोटी सी चीज। अपन ने यहां पर जो रिक्सिया का पढ़ा था, ये रिक्सिया में एम्फिथीशियम, एम्फिथीशियम बाहर है तो बाहर जैकेट बन रहा है, ठीक है। एंडोथीशियम अंदर है तो अंदर क्या बन रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू बन रहा है, राइट, अंदर। अब जरा एक बार इधर देखो, ये जो एंथोसिरोस का कोल्यूमेला दिख रहा है आपको, सेंटर में है ना। अगर ऊपर से देखोगे तो सेंटर में दिखेगा, गाजर की जो लकड़ी होती है अंदर वाली, गाजर को कहीं से भी कट करो और देखो उसको तो सेंटर में दिखेगी। तो आप ये सोचो कि अंदर की तरफ अगर कोल्यूमेला बनाना है तो एम्फिथीशियम बनाएगी या एंडोथीशियम बनाएगी? सिंपल समझ में आई मेरी बात आपको? तो कोल्यूमेला का फॉर्मेशन एंडोथीशियम करती है, राइट। ये सेमी पैरासाइट हो गया। अब उसके बाद में देखो, जो यहां एम्फिथीशियम बनती है ना, एम्फिथीशियम, एम्फिथीशियम, ये एम्फिथीशियम एक डिवीजन करेगी, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन से दो लेयर्स बन जाएगी। ये एक एम्फिथीशियम है, इसमें डिवीजन होगा तो ये दो लेयर बन जाएगी। इसमें से जो फर्स्ट डिवीजन से एक तो बनेगी इनर एंडोथीशियम,
एक तो इनर लेयर है, इनर लेयर, ये बनाएगी एंडोथीशियम, थीशियम, और एंडोथीशियम है वो बनाएगी कोल्यूमेला, ये बनाएगी कोल्यूमेला। और ये जो आउटर लेयर है, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन से आउटर लेयर बनती है, आउटर लेयर, ये आउटर लेयर बनाती है जैकेट सेल्स। और जैकेट सेल के साथ साथ अंदर की साइड ये बनाती है स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, तो कोल्यूमेला यहां पर एंडोथीशियम से बनता है, ये वाली बात अपने को याद रखनी है, एंडोथीशियम से। फिर उसके बाद में स्यूडोइलेटरस हो गया, सीटा एब्सेंट है, स्पेशल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, पेरेन्काइमा सेल्स हैं। अच्छा, अब इसके फुट की बात करते हैं अपन। इसका जो फुट होता है ये पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है और इसकी स्ट्रक्चर कभी कभी होस्टोरिया जैसी होती है, पेरेन्काइमेटस, होस्टोरिया लाइक होता है ये। जो कैप्सूल है उसके 3 पार्ट होते हैं कैप्सूल के। पहला पार्ट कैप्सूल की वॉल, वॉल के आपको मैंने फीचर्स बताए थे कुछ, तो जैसे ये 4 से 6 सेल्स थिक होती है, 4 से 6 सेल मोटी होती है ये। इसकी जो आउटर लेयर होती है उसमें स्टोमेटा होते हैं, आउटर लेयर स्टोमेटा विथ गार्ड सेल्स होते हैं, लिखा था गार्ड सेल्स। और क्यूटिकल भी पाई जाती है, क्यूटिकल प्रेजेंट। फिर उसके बाद में इस पे ग्रूव प्रेजेंट्स होती हैं, ग्रूव्स का मतलब खांच प्रेजेंट होती है, ग्रूव्स प्रेजेंट, वो हेल्प करती है इन डेहिसेंस, यानी स्पोर डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करती है। इसकी जो इनर लेयर्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इनर लेयर्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट। तो एंथोसिरोस के कैप्सूल की वॉल के ये कैरेक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू, दूसरा पार्ट है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। मैंने आपको ये बताया कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ऐसे इसकी जो सबसे ऊपर वाली सेल्स है पहले ये स्पोर्स बनाएगी, ये खत्म हो जाएगी तो इसके नीचे वाली जैसे पानी की बोतल में से पानी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, वैसे ही तो स्पोरोजिनस टिश्यू में जो स्पोर डेवलपमेंट है वो बेसिपेटल है, स्पोर डेवलपमेंट इसको बेसिपेटल बोलते हैं, बेसिपेटल, यानी बेस की साइड में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो सबसे बाद में स्पोर बनाएगा, मतलब सबसे लेटेस्ट नए स्पोर नीचे की तरफ बनेंगे और ऊपर की साइड से पुराने स्पोर्स रहेंगे। फिर तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है कोल्यूमेला का, कोल्यूमेला, कोल्यूमेला है वो सेंट्रल पार्ट होता है एक तो, और जो कोल्यूमेला है वो अलोंग द लेंथ प्रेजेंट होता है, अलोंग द लेंथ प्रेजेंट होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है,
मैकेनिकल सपोर्ट। और अब आपको एक सिंपल सी चीज भी पता है कि 16 वर्टिकल लेयर्स का बना होता है, रोज का बना होता है। बस ये एंथोसिरोस के बारे में सिंपल बात है। डेहिसेंस है वो इस ग्रूव के कारण हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं नोटोथाइलस की। नोटोथाइलस का जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट है, ऑलमोस्ट एंथोसिरोस के जैसा होता है। पर नोटोथाइलस 3 टाइप के सब स्पीसीज होती हैं बेस्ड ऑन कोल्यूमेला। सो नोटोथाइलस जो जीनस है बेस्ड ऑन कोल्यूमेला, 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज, 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज में डिवाइडेड रहता है, मतलब 3 टाइप पाए जाते हैं। इस पर सवाल आ चुका है एग्जाम के अंदर। एक वे स्पीसीज जिनमें वेल डेवलप्ड कोल्यूमेला होता है, कोल्यूमेलेट स्पीसीज बोलते हैं उनको, जिनमें कोल्यूमेला होता है, कोल्यूमेलेट स्पीसीज। दूसरी वे स्पीसीज जिनमें कोल्यूमेला नहीं होता है, नॉन कोल्यूमेलेट स्पीसीज, जिनमें कोल्यूमेला बिल्कुल एब्सेंट होता है। और तीसरी वे स्पीसीज होती है जो इंटरमीडिएट होती है इन दोनों की, इंटरमीडिएट ऑफ अबाव। अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ इतना लिखने से तो काम चलेगा नहीं, स्पीसीज का नाम पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। कोल्यूमेलेट स्पीसीज 2 होती हैं, एक का नाम है नोटोथाइलस इंडिका, इंडिका, इन मतलब अंदर की साइड कोल्यूमेला है, इन का मतलब हो गया अंदर की साइड कोल्यूमेला है। दूसरा नोटोथाइलस ऑर्बिक्यूलेरिस, ऑर्बिक्यूलेरिस। एक सवाल पूछना है कि इस नोटोथाइलस के अंदर और क्या क्या है, तो और कोल्यूमेला भी है, इन कोल्यूमेला है इनसाइड, और कोल्यूमेला है, मतलब इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है, कैप्सूल वॉल है, और क्या है, और कोल्यूमेला है। याद रख लेना ये। नॉन कोल्यूमेटेड स्पीसीज में आपको याद रखना है एक छोटी सी ट्रिक, CFL, नोटोथाइलस चौधरी, इसमें कोल्यूमेला नहीं है, C। नोटोथाइलस फ्लेबिलाटा, फ्लेबिलाटा, इसमें भी कोल्यूमेला नहीं है। और नोटोथाइलस लेविरी, इसमें भी कोल्यूमेला नहीं है। तो आपको ये बस ट्रिक याद रखनी है, CFL, लेवेरी, फ्लेबिलाटा, चौधरी, इन तीनों के अंदर जो है वो कोल्यूमेला नहीं होता। ये सवाल आ चुका। अब इंटरमीडिएट की बात करते हैं। इंटरमीडिएट ऑफ अबाव मतलब दोनों के ऊपर, एक है नोटोथाइलस जवानिकस, जवानिकस। इस जवानिकस में क्या है कि कोल्यूमेला इसमें पहले प्रेजेंट होता है, बट उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे कोल्यूमेला बनना बंद हो जाता है। कैसे, देखो, ये जवानिकस यूजुअली कोल्यूमेलेट होती है, यूजुअली कोल्यूमेलेट, कोल्यूमेलेट। तो इसमें क्या सीन पाया जाता है वो मैं आपको समझा देता हूं। कभी कभी इनमें रिड्यूस्ड कोल्यूमेला होता है, रिड्यूस्ड कोल्यूमेला। रिड्यूस्ड कोल्यूमेला कैसे होता है?
नीचे की साइड में तो कोल्यूमेला है, जैसे ये तो कोल्यूमेला हो गया, और ऊपर का सारा टिश्यू है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो ये हो गया कोल्यूमेला एट बेस, बेस के ऊपर कोल्यूमेला है, और अपर साइड जो है वहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू। तो जवानिका के अंदर नीचे कोल्यूमेला, ऊपर कोल्यूमेला नहीं है। फिर एक और स्पीसीज याद रखनी है, यहां पर दो स्पीसीज है, नोटोथाइलस ब्रेयूटेली। ब्रेयूटेली के अंदर पहले कोल्यूमेला जो होगा वो नहीं होगा, पर जब मैच्योरिटी आएगी तब कोल्यूमेला जो है वो रिड्यूस्ड कोल्यूमेला बन जाता है। तो ये है यूजुअली नॉन कोल्यूमेलेट, यानी कि नॉर्मली इसमें कोल्यूमेला नहीं है, बट एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन रिड्यूस्ड कोल्यूमेला बनता है। बस ये हो गया हमारे पास में इस कोल्यूमेला से रिलेटेड बातें। अब उसके बाद में एक और चीज बताता हूं आपको मैं, इसके स्पोरोफाइट में, नोटोथाइलस के स्पोरोफाइट में एक खास चीज देखने को मिलती है, और वो खास चीज आपको पता क्या है कि एक लेयर है उसमें होता है, जैसे मान लो कि कोल्यूमेला है या कोल्यूमेला नहीं है, एक बार सोचो, एक लेयर है इसमें तो है स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके अगली लेयर में है नॉन स्पोरोजिनस टिश्यू इलेटर, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर इलेटर वाला लेयर, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर इलेटर वाला लेयर। मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू एंड इलेटर मदर सेल्स जो है वो दोनों अल्टरनेट मैनर के अंदर होती है। ये हो गया लेट से स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये हो गया, सॉरी ये नहीं, इसके जस्ट ऊपर वाला, ये वाला हो गया स्टेराइल टिश्यू। तो स्टेराइल टिश्यू एंड स्पोरोजिनस टिश्यू दोनों के दोनों अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं। हम यहां पे लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एंड स्टेराइल टिश्यू। तो नोटोथाइलस वाला आप विशेष रूप से याद रखें, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्फैग्नम के बारे में। स्फैग्नम में थोड़ा सा एडवांस्ड टाइप का है, ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है कुछ इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल स्फैग्नम के अंदर क्या होता है कि एक बहुत बढ़िया सा, दिखने में भी थोड़ा सुंदर सा लगता है, ये स्पोरोफाइट इस तरीके का कुछ होता है। ये है ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम एक लिड लाइक ओपनिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये है गोल साइज का कैप्सूल, ये कैप्सूल पार्ट है। फिर उसके बाद में इसमें सीटा इतना छोटा होता है कि हमें समझ में नहीं आएगा बाहर से, एक बार ये फुट है, और उसके बाद ये लगा हुआ है स्यूडोपोडियम के ऊपर।
ये फिलामेंट जैसा पार्ट है वो सीटा नहीं है, स्यूडोपोडियम है। और ये लीव्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका कैप्सूल सॉरी स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अपर पार्ट इज नोन एज ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम इज ए लिड लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है, लिड लाइक स्ट्रक्चर। ओपरक्यूलम जो ग्रूव बनाता है, इट्स ग्रूव, इसके अंदर जो ग्रूव होती है इज नोन एज एनुलस। एनुलस, एनुलस का मतलब ओपरक्यूलम ग्रूव, एनुलस कहलाती है। दिस पार्ट इज नोन एज कैप्सूल। कैप्सूल। और यहां पर है सीटा विच इज वेरी माइन्यूट, सो दिखाई नहीं देगा, काफी माइन्यूट है। ये स्ट्रक्चर है, ये कहलाती है फुट। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम। और कुछ बचा? नहीं बचा। ठीक। अब उसके बाद इसकी एक टीएस कट करते हैं, टीएस नहीं करते सॉरी, एलएस कट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में पता चलेगा कि इसके सेंटर के अंदर एक छोटा सा एरिया है, इस एरिया के अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं। तो इसको तो स्पोर सेक बोल सकते हैं अपन, इसमें स्पोर भरे हुए हैं, तो दिस इज नोन एज स्पोर सेक। ये है कॉल्यूमेला पार्ट। और ये फुट हो गया जो थोड़ा दिखता है, बीच में ये सीटा है जो बहुत स्मॉल है, वेरी माइन्यूट लिख रखा है, और बाकी ये कैलिप्ट्रा है। ये कैलिप्ट्रा, और ये स्पोर सेक बोल दो आप इसको, स्पोर सेक। ठीक है, ये हो गई इसकी पूरी स्ट्रक्चर। अब उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, जैसे कि जो एम्फीथीशियम होगी इसमें, एम्फीथीशियम, वो एम्फीथीशियम क्या बनाएगी? एम्फीथीशियम बनाएगी जैकेट एंड स्पोर मदर सेल्स। एसएमसी लिख दो, स्पोर मदर सेल्स। एंडोथीशियम क्या बनाएगी? एंडोथीशियम बनाएगी कॉल्यूमेला, ये बनाएगी कॉल्यूमेला। देन उसके बाद में इसमें पाए जाते हैं रूडिमेंट्री स्टोमेटा, रूडिमेंट्री स्टोमेटा, यानी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, रूडिमेंट्री स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। रूडिमेंट्री स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट कहां पाए जाएंगे? कैप्सूल वॉल के अंदर, जाहिर सी बात है कैप्सूल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो कैलिप्ट्रा होता है ना इनका, ये कैलिप्ट्रा, दिस कैलिप्ट्रा इज नोन एज वेजिन्यूला। वेजिन्यूला,
कैलिप्ट्रा को कहते हैं वेजिन्यूला। और जो ओपरक्यूलम ग्रूव होती है, अगेन आई एम राइटिंग दिस फॉर यू, ओपरक्यूलम ग्रूव ये होती है एनुलस। तो इतना हुआ हमारे पास में रिगार्डिंग स्फेग्नम। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेहिसेंस। तिरछा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि सर ने वहां पे तिरछा लिखा था स्लाइड पर। ये एयर गन मैकेनिज्म से होता है, एयर गन मैकेनिज्म, एयर गन मैकेनिज्म। क्या होता है ये एयर गन मैकेनिज्म? जब ये कैप्सूल पार्ट मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद में टूटता है, तो ओपरक्यूलम है ना, उससे ऐसे लगता है जैसे गन्स की तरह गोलियां चल रही हों, स्पोर्स रिलीज होते हैं इससे। इस मैकेनिज्म को कहते हैं एयर गन मैकेनिज्म। बहुत तेजी से स्पोर्स रिलीज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द द स्फेग्नम, एयर गन मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट, फ्यूनेरिया। अगेन फ्यूनेरिया के लिए एक स्पेशल चीज, फ्यूनेरिया एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसके अंदर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कंसेंट्रिक रिंग्स में होता है। कंसेंट्रिक रिंग्स पता है क्या होती है? बहुत सारी रिंग्स जिनका सेंटर एक होता है उसे कंसेंट्रिक बोलते हैं। देखिए मैं बताता हूं कैसे। यह है जाइगोट। जाइगोट में पहला जो विभाजन होगा वो विभाजन होगा ऊर्ध्व विभाजन। उसके बाद में जो दूसरा विभाजन होगा वो होगा क्षैतिज विभाजन। पहला विभाजन होगा वो वर्टिकल होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा। फिर उसके बाद में इन सब के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे। इतनी स्ट्रक्चर तो होगी पेरिक्लाइनल, पैरेलल टू पेरिफ्री, ऐसे 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 ऐसे। दो रिंग बन गई ना सेल्स की। ऐसा करते 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 बहुत सारी रिंग्स बन जाती है। जैसे ये सबसे सेंटर वाली रिंग है, एक नंबर लिख देता हूं मैं, एक। ये एंडोथीशियम है, कोल्यूमेला बनाएगी। ये सेकेंड रिंग हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ऐसे करके। सो इसे कहते हैं कंसेंट्रिक रिंग्स। ये तो बनाएगी एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम है वो कोल्यूमेला बनाएगी। नाउ कैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है? इसका जो सीटा होता है ना, वो सीटा थोड़ा ट्विस्टेड होता है, मुड़ जाता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो पूरा कैप्सूल है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। कैसे? ये स्ट्रक्चर है कोल्यूमेला, और कोल्यूमेला के साथ साथ इसी में पाए जाते हैं स्पोर सैक, जहां स्पोर बनेगा वो वाला पार्ट। फिर उसके बाद एक गैप सा आता है, और उस गैप के बाद ऐसे करके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो गैप दिख रहे हैं एयर सैक्स होते हैं ये, और इनके बीच में सेल्स इस तरीके से लगी होती है, इन्हें कहते हैं ट्रेबिक्यूली, ऐसे। ट्रेबिक्यूली। फिर बीच में ये जो पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज कोल्यूमेला। दिस पार्ट इज बेटर नोन एज कोल्यूमेला। इस कोल्यूमेला के दोनों तरफ, क्योंकि ये कंसेंट्रिक है ना, तो अपने को लग रहा है कि दो है, ये सेम है। ये स्पोर सैक्स होते हैं जिसमें स्पोर्स भरे हुए हैं ये। दिस इज स्पोर सैक्स। ये तो अंदर वाली बात हो गई। अब बाहर की बात करते हैं। बाहर में
यहां पर पाए जाते हैं ओपरक्यूलम के ग्रूव्स, एनुलस बोलते हैं, और ये है ओपरक्यूलम। ये तो ढक्कन हो गया, ढक्कन के अंदर का जो एरिया है इसे बोलते हैं ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम के नीचे आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे कहते हैं पेरिस्टोम, और पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट होंगे, वो अलग स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। तो एक बार अपन ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसके बारे में जान लेते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम लिड लाइक स्ट्रक्चर। ओपरक्यूलम के नीचे जो ग्रूव है उसे बोलते हैं एनुलस। एनुलस ये स्ट्रक्चर कहलाती है पेरिस्टोम। पेरिस्टोम, स्टोम का मतलब स्टोमा, स्टोमा का मतलब होता है स्टोमेटा, छेद, होल। तो ये पेरिस्टोम स्टोमेटा के या छेद के पास में वाली स्ट्रक्चर जो पास होती है उसको बोलते हैं। ये इतना जो पार्ट है, यह पार्ट कहलाता है एपिकल रीजन। इसको क्या कहेंगे? एपिकल रीजन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस पार्ट को कहते हैं रिम। रिम। फिर यह है कोल्यूमेला। ये पार्ट को कहेंगे कोल्यूमेला। इसे कहेंगे स्पोर सैक। इस पार्ट को कहेंगे एयर सैक। ये जो सेल्स बनी हुई है इनको कहेंगे ट्रेबेक्यूली। ट्रांसवर्स सेल्स बोलते हैं इनको, ट्रेबिक्यूली, और इन्हीं का नाम है ट्रांसवर्स सेल्स। और उसके अलावा बस इतना पार्ट हो गया। इतने पार्ट को कहते हैं थीका। ये सारा का सारा पार्ट है वो कहलाता है थीका। थीका। और फिर उसके बाद देखो नीचे वाला जो ये पार्ट है इसे बोलते हैं एपोफाइसिस। एपोफाइसिस। तो तीन पार्ट होते हैं ये। पहला पार्ट होता है एपिकल रीजन, दूसरा पार्ट होता है थीका, और तीसरा पार्ट होता है एपोफाइसिस। फिर ये सीटा है, और यहां जो सीटा है वो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो करता है। इट शो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब ये मुड़ जाता है। वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो वाटर एब्जॉर्ब करके ये ट्विस्ट हो जाता है, और ट्विस्ट होने का मतलब हो गया कि ये थोड़ी मूवमेंट सी शो कर रहा है, बाकी और कुछ खास मूवमेंट जैसा नहीं है। एपिकल रीजन, थीका, एपिकल रीजन, थीका एंड एपोफाइसिस, इन तीनों को कहते हैं कैप्सूल। मतलब ये कैप्सूल के तीन पार्ट हो गए। सीटा अलग है, फुट बहुत छोटा सा माइन्यूट सा रहेगा, और ये हुआ हमारे पास में स्ट्रक्चर सिंपल से सिंपल। अब इसके बारे में बातें कर लेते हैं अपन। जैसे पहली बात कि स्पोरोफाइट डेवलपमेंट है वो कंसेंट्रिक रिंग में होता है, तो ये बात मेंशन करेंगे। स्पोरोफाइट डेवलपमेंट occurs in concentric रिंग्स। कंसेंट्रिक रिंग में। फिर बाकी बात कर लेते हैं अपन। जैसे जो फुट होता है वो धंसा हुआ रहता है, छोटा सा रहता है फुट तो,
small and embedded in archegonial branch। आर्चिगोनियल ब्रांच पे लगते हैं ना सेक्स ऑर्गन्स टिप पार्ट के ऊपर। जो सीटा वाला पार्ट है वो सीटा लॉन्ग एंड ट्विस्टेड होता है। जो कैप्सूल वाला पार्ट है वो अपर पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है, ये ओब्लिक्यू होता है। तिरछा हो गया ना बेचारा, ओब्लिक्यू इस तरीके से आड़ा तिरछा। फिर उसके बाद में कैप्सूल के पार्ट्स की बात करते हैं। कैप्सूल, कैप्सूल के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है, इसे कहते हैं एपोफाइसिस, सबसे निचला पार्ट है एपोफाइसिस। ये जो एपोफाइसिस है बेसल स्टेराइल पार्ट कहलाता है, सबसे नीचे था। बेसल है, स्टेराइल है, पार्ट है। दूसरा, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं भाई इसके ऊपर, स्टोमेटा प्रेजेंट, एपोफाइसिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन सेल और प्रेजेंट होती है इसमें। दूसरा पार्ट देखिए, जो दूसरा पार्ट रहेगा उसे कहेंगे अपन थीका, या इसको कई बार बोलते हैं थीका प्रॉपर, मतलब प्रॉपर थीका वाला पार्ट जो है मिडल पार्ट है वो। तो पहला तो पॉइंट यही बन गया कि ये मिडल पार्ट होता है। और कोई खास बात देखी थी अभी? मिडल पार्ट, इस पार्ट के अंदर एक तो कोल्यूमेला होता है, कोल्यूमेला वो तो सेंटर में होता है, सेंटर में। दूसरा, इसके अंदर स्पोर सैक होते हैं, स्पोर सैक, ये अराउंड कोल्यूमेला, अराउंड कोल्यूमेला, समझ गए? गोल स्ट्रक्चर होती है ना, तो कंसेंट्रिक रिंग है, तो पहली जो बीच वाली रिंग है ये तो सारी की सारी किसकी बनी होगी? ये तो बन जाएगी किसकी? कोल्यूमेला की। और यहां पर स्पोर्स बनेंगे, यहां पे ये स्पोर्स बनेंगे। तो ये पूरा स्पोर है, मतलब बीच में से अगर अपन इसको काट के देखेंगे, जैसे गाजर को आप काटोगे तो बीच में लकड़ी मिलती है और दोनों साइड में रेड कलर का खाने लायक पार्ट होता है, पर वास्तव में वो 2 पार्ट थोड़ी है, वो तो पूरा गोल एक ही पार्ट है। वैसा ही सेम टू सेम है यहाँ पर। और स्पोर सैक के अलावा यहाँ एयर स्पेस होते हैं, एयर सैक्स होते हैं। जो एयर सैक्स हैं वो अराउंड स्पोर सैक होते हैं, अराउंड स्पोर सैक्स, क्योंकि ये स्पोर सैक्स के भी बाहर की तरफ होते हैं, अराउंड स्पोर सैक्स होते हैं। देन उसके बाद कैप्सूल वॉल, कैप्सूल की जो वॉल होती है वो वॉल ग्रीन होती है, ठीक है। कई सेल थिक होती है, मैनी लेयर्ड थिक होती है, सिंपल। ट्रांसवर्स सेल्स होती है यहाँ पे, ट्रेबिक्यूली बोलते हैं जिसको, ट्रांसवर्स सेल्स। तो ये पार्ट जो है वो थीका प्रॉपर के पार्ट्स कहलाते हैं। अब बात करें अपन तीसरे पार्ट की। कैप्सूल का जो तीसरा पार्ट है वो है एपिकल रीजन। तीसरा पार्ट है वो एपिकल रीजन। और जो एपिकल रीजन है, इस एपिकल रीजन में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम है वो लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लिड लाइक स्ट्रक्चर।
और ये क्या करता है, ये क्लोज करता है माउथ को, क्लोज माउथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के माउथ को क्लोज करता है। अब उसके बाद में जो दूसरी स्ट्रक्चर होती है वो होती है पेरिस्टोम। पेरिस्टोम, पेरिस्टोम क्या होती है मैं आपको समझा भी दूंगा। जस्ट बिलो द ओपरक्यूलम होती है, जस्ट बिलो ओपरक्यूलम। आपको एक चीज बताता हूं मैं, सिंपल ऐसे समझो, आपको एकदम 1 मिनट में समझ में आएगा। पहले तो ये लिख लो, ओपरक्यूलम के जस्ट बिलो होती है। लिख लिया? अब देखो एक सिंपल चीज समझाता हूं। अपने पास में पानी पीने वाली बोतल होती है ना, मिनरल वाटर वाली, बिस्लरी वाली बोतल है। बिस्लरी वाली बोतल आप समझो बहुत सिंपल है। उसका ढक्कन हटा दो, हमको ढक्कन से कोई लेना देना नहीं है। जब उसका ढक्कन हटाएंगे तो उसका जो माउथ वाला पार्ट है, वो माउथ वाला पार्ट आपको ऐसा दिखेगा, गोल, जस्ट ऊपर से देखोगे तो। और आपको पता है कि वो इतना बड़ा होता है, माउथ वाला पार्ट इतना सा होता है वो, है ना। उसके बाद बोतल नीचे से ऐसे चौड़ी हो जाती है, ये पार्ट इतना होता है, और फिर देन उसके बाद में ये बोतल इस तरीके से हो जाती है, राइट, ऐसे करके। आपको अभी तो आप इसको ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से। यदि आप किसी तरीके से इस माउथ वाले पार्ट के अंदर ऐसे कुछ ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर्स लगा दो, समझ पा रहे हो, इसमें लगा के देखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं, इस तरीके के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर चिपका दो, छोटे छोटे ऐसे, ठीक है। इनको बोलते हैं पेरिस्टोम टीथ। इनको बोतल बोतल का ढक्कन उतार के फेंक दो, उसकी जरूरत नहीं है। और जो अब बचा हुआ माउथ वाला पार्ट है, उसमें एक रिंग सी लगी होती ना बाहर, गोल सी, अंदर की साइड में चारों तरफ छोटे छोटे ऐसे फ्लैट काट काट के चिपका दो। इनको बोलते हैं पेरिस्टोम टीथ। पेरिस्टोम टीथ। अब ये जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं, इनकी कई लेयर्स हो सकती है। एक लेयर में चिपकाए, उसके नीचे फिर गोल लेयर में चिपका दिए, उसके नीचे फिर चिपका दिए, वो अकॉर्डिंग टू जो है वो स्पीसीज होती है। इन पेरिस्टोम टीथ को ट्राइएंगुलर टीथ भी बोलते हैं, ट्राइएंगुलर टीथ। और हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के अंदर 16 टीथ होते हैं हर रो के अंदर या हर रिंग के अंदर। 16 टीथ इन ईच रिंग, ईच रिंग, हर रिंग के अंदर 16 जो है वो टीथ होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, फ्यूनेरिया के बारे में। अब बात आती है डेहिसेंस की। भाई डेहिसेंस कैसे होता है? तो डेहिसेंस करने का एक तरीका, एक मैकेनिज्म है कि ये जो पेरिस्टोमल टीथ होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। पेरिस्टोमल टीथ है, हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक। ये हाइग्रोस्कोपिक है तो ये आपको मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो ये फैलेंगे, फैलने से टूटेगा कैप्सूल का ऊपर वाला पार्ट, और पूरे जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो ये हेल्प इन स्पोर रिलीज, स्पोर रिलीज में हेल्प करेंगे। चलो ये हो गया हमारे पास में फ्यूनेरिया के बारे में कंप्लीट बातें। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम के अंदर क्या सीन है? पॉलीट्राइकम का हम स्पोरोफाइट देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का होता है।
बाहर से तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। अब इसका भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं। जब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं तो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज द ओपरक्यूलम, वो तो ऐसा कैसा ही दिखेगा। और ओपरक्यूलम के जस्ट नीचे ऐसे दिखाई देते हैं पेरिस्टोम वाला पार्ट। मतलब अभी मैंने आपको वो बोतल का ढक्कन वाला बताया ना, वो वाला एग्जाम्पल आप तो दिमाग में रखो। फिर उसके बाद में ये ऐसे वॉल रहेगी और बीच में कॉल्यूमेला होता है। सेंट्रल पार्ट इज कॉल्यूमेला, जैसे उसमें है फ्यूनेरिया में वैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है कि फ्यूनेरिया की तरह ये नहीं, ज्यादा नहीं दिखता है। और ये है एयर सेक्स, सॉरी ये है स्पोर सेक्स। इनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है ये, ठीक है। स्पोर सेक्स में स्पोर प्रेजेंट होते ही है, होने भी चाहिए। इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा एयर सैक। और ये है ट्रेबिक्यूली। ट्रेबिक्यूली, बस ये बन गई अपनी स्ट्रक्चर। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ओपरक्यूलम, ये भी और ये भी। सेकंड इज पेरिस्टोम, थर्ड इज कॉल्यूमेला, ये है एयर सैक, ये है ट्रेबिक्यूली, ये है स्पोर सैक, एंड ये पार्ट कहलाएगा एपोफाइसिस। बस ये हो गया अपना काम कंप्लीट इसका। अब जो बातें रिटर्न में लिखने लायक है वो लिख लेते हैं अपन एक एक करके। जैसे स्पोरोफाइट है, इसके अंदर फुट सीटा कैप्सूल होते हैं सॉरी, दिस पार्ट इज नोन एज फुट, दिस इज सीटा, एंड देन अपर पार्ट इज C4 कैप्सूल। तो फुट सीटा कैप्सूल होता है। इसका जो फुट होता है, सीटा होता है, वो 5 सेंटीमीटर का होता है। 5 सेंटीमीटर। ये पाया जाता है पॉलीट्राइकम की स्पीसीज में, कम्यूनी, पॉलीट्राइकम कम्यूनी, इसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद में जो कैप्सूल है उसके 3 पार्ट होते हैं। कैप्सूल के 3 पार्ट। सबसे नीचे वाला पार्ट एपोफाइसिस। जो एपोफाइसिस है वो बल्बस होता है, और बेस ऑफ कैप्सूल होता है ये। जो दूसरा पार्ट है वो थीका होता है, मिडल पार्ट होता है ये। और जो तीसरा पार्ट है, दिस पार्ट इज ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम है वो बीक के जैसा होता है, चोंच के जैसा, बीक लाइक। एग्जाम में आ ही सकता है सवाल, कौन से में बीक लाइक होता है। अब इसके अंदर आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि 32 से लेके 64 टीथ होते हैं। दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते, नॉट हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। फ्यूनेरिया में तो हाइग्रोस्कोपिक पढ़े थे अपन ने जस्ट अभी अभी, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं।
फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको कि स्पोर रिलीज है वो सेंसर मैकेनिज्म से होता है। सेंसर मैकेनिज्म इसके लिए, स्पोर रिलीज के लिए, स्पोर रिलीज सेंसर मैकेनिज्म से होता है। ठीक, ये हो गया हमारे पास में पॉलीट्राइकम। अब लास्ट हम बात करते हैं पोगोनेटम के बारे में। पोगोनेटम, पोगोनेटम के बारे में सिंपल बात ये करनी है कि पोगोनेटम है उसके अंदर सेम लाइक पॉलीट्राइकम, यानी कुछ एसएच बताने वाला नहीं है। पेरिस्टोम टीथ है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। पेरिस्टोम टीथ आर नॉट हाइग्रोस्कोपिक, और बस ये इतना सा हो गया, और मैकेनिज्म भी कोई खास नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखी नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।